Hello everyone, this is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel on Aryan Tutorials, where in this video we are going to take up ISC Microeconomics chapter number 11, which is determination of equilibrium price and quantity under perfectly competitive market. So I hope आपने मेरा cost and revenue analysis का video, producers equilibrium का video देख लिया है. If you haven't watched it yet, I'm going to leave the link in my description below. Kindly go first, check that out and then come back to chapter 11. ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर है. आई नो दैट मैंने अभी तक चैप्टर 9 फॉर्म्स ऑफ मार्केट नहीं कराया. आई एम गोइंग टू टेक दैट अप पोस्ट दिस चैप्टर, क्योंकि एक फ्लो में कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम चल रहा है. सो चैप्टर 11 ही उसके साथ इंटरकनेक्टेड है. सो उसको पहले कंप्लीट करते हैं, देन वी आर गोइंग टू कवर अप चैप्टर 9. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. So the name of the chapter is Determination of Equilibrium Price and Quantity under Perfect Competition. यानी कि एक perfectly competitive market अपना equilibrium price and quantity कैसे determine करता है, कैसे find out करता है, and on the basis of the price that a perfectly competitive firm can charge, what are the different kinds of profit that a firm under short run can make. That is what मोटा मोटा this chapter is about. ठीक है. So सबसे पहले शुरू करते हैं डिटर्मिनेशन के साथ ही. डिटर्मिनेशन वाला पार्ट हमारे लिए इट्स अ काइंड ऑफ रिविजन दैट वी हैड डन इन चैप्टर 6. We know that an individual firm under perfectly competitive market does not have the capacity, individual capacity to influence the market price. एक अकेला फर्म मार्केट में अकेले प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है. And that is why a perfectly competitive firm under perfect competition is a price taker. उनको वही प्राइस लेना पड़ता है जो कि बाकी कंपेटिटर्स चार्ज कर रहे होते हैं. बट ऐसा होता क्यों है? इट इज बिकॉज दैट द नंबर ऑफ सेलर्स in a perfectly competitive market is very large, is extremely large, and due to that the market capture of the individual firm under perfect competition, जो हम लोग बोलते हैं ना कि मार्केट का होल्ड होता है, एक पकड़ होता है हर एक फर्म का, it gets divided among the large number of sellers, and as a result of that each individual firm holds a negligible share in the market's output. नेग्लिजिबल शेयर का मतलब कि अगर दो चार फर्म छोड़ भी दे इंडस्ट्री को तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ दो चार फर्म्स आ भी जाए इंडस्ट्री में तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. एंड दैट इज व्हाई इंडिविजुअल फर्म कैन नॉट इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस अलोन. Then the question arises is that how the prices are determined under a perfectly competitive market. वहां पे आंसर बनता है कि जो हमने चैप्टर 6 में मार्केट मैकेनिज्म किया था, बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, बाय कंबाइनिंग डिमांड एंड सप्लाई फॉर द एंटायर इंडस्ट्री, द प्राइस फॉर एन इंडिविजुअल फर्म इज डिटरमाइंड. सो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है. सबसे पहले तो in a perfectly competition, in perfect competition, no single firm or consumer, ना ही इंडिविजुअल सेलर ना ही इंडिविजुअल कंज्यूमर कैन कंट्रोल द प्राइस. मार्केट प्राइस इज सेट बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, एंड इक्विलिब्रियम प्राइस इज वेयर द मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई. यानी कि कुछ, आइए मैं आपको ग्राफ बना के दिखाता हूं. ठीक है. हम लोग यहां दो क्वाड्रेंट लेंगे साइड बाय साइड. y एक्सिस ओरिजिन, x एक्सिस यहां मैं लिखूंगा क्वांटिटी, यहां मैं लिखूंगा प्राइस, यहां मैं लिखूंगा आउटपुट, एंड यहां मैं लिखूंगा प्राइस एंड y एक्सिस. ठीक है. सो क्योंकि इंडिविजुअल सेलर अकेले प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, तो इक्विलिब्रियम के थ्रू यानी डिमांड सप्लाई के इंटरैक्शन के थ्रू प्राइसेस डिटरमाइन किया जाता है फॉर अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन. देयरफॉर जो हमने चैप्टर 6 में सीखा था उसी को हम लोग यूज करेंगे. दैट दिस इज आवर डिमांड कर्व एंड दिस इज आवर सप्लाई कर्व. दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इन द सेंटर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट E, एंड यहां जो प्राइस निकला वो इक्विलिब्रियम प्राइस होगा, एंड यहां जो क्वांटिटी आएगा वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगा. ठीक है. तो ये पूरा डिटरमाइन हो गया इंडस्ट्री के लिए.
ठीक है, द एंटायर इंडस्ट्री यानी ऑल द बायर्स एंड सेलर्स इन द मार्केट मिलके प्राइसेस को डिटरमाइन करते हैं एंड वंस द प्राइस हैज बीन डिसाइडेड बाय द एंटायर इंडस्ट्री, यही प्राइस को दिस प्राइस इटसेल्फ is given, is offered to the individual firms to charge. यही प्राइस हर एक फर्म को भी चार्ज करना पड़ता है, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर प्राइस में पीई पे जितना आप बोलोगे इंडिविजुअल फर्म बेच सकता है आउटपुट, इसीलिए इस पॉइंट का कोई एंड नहीं है एंड देयरफॉर इन टर्म्स ऑफ इलास्टिसिटी इट इज परफेक्टली elastic demand, right? The demand curve of a firm under perfect competition is perfectly elastic, implying that buyers are ready to purchase everything at this price, this particular price, but nothing at a slightly higher price. अगर प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ गया तो डिमांड एकदम एब्सोल्युटली जीरो हो जाएगा एंड प्राइस अगर थोड़ा सा भी गिर गया तो डिमांड इतना ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा कि फर्म खुद उतना सप्लाई नहीं दे पाएगा एंड दैट इज व्हाई द इलास्टिसिटी इज परफेक्टली इलास्टिक. इन अदर वर्ड्स the elasticity of demand over here is infinite, ठीक है, equal to infinity. And that is why firm का जो भी price आएगा that will be equal to its average revenue, that will be equal to its marginal revenue, जो हमने revenue chapter में भी किया था. I hope you all remember that. So अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, मेरा एडवाइस यही रहेगा कि आप पहले पुराने वीडियोस को देख के आइए, अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करिए, देन उसके बाद इसको समझने आइएगा, ठीक है. So this is how the price is determined, equilibrium price and quantity is determined for a perfectly competitive firm. Through the intersection of demand and supply for the entire industry, a firm gets a price. And हमेशा keyword use करेगा that prices under perfect competition to a firm are given. ठीक है, given prices है, constant price मत बोल दीजिएगा, because when you say prices are constant it implies कि price बढ़ ही नहीं सकता है. नहीं, ऐसा नहीं है. इंडस्ट्री में प्राइस बढ़ सकता है, अगर इंडस्ट्री में कोई भी चेंजेस आया तो प्राइस इंक्रीज हो सकता है, तो परफेक्ट कंपटीशन के लिए भी प्राइस इंक्रीज हो जाएगा. बट इंडिविजुअल फर्म के कैपेसिटी में प्राइस को इन्फ्लुएंस करना इज नॉट पॉसिबल एंड देयरफॉर वी से दैट द प्राइसेस आर गिवन अंडर परफेक्ट कंपटीशन. ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर. चलिए आइए तो नोट्स थोड़ा रीड करते हैं. See, there you go. That how equilibrium of a firm is determined in short run. Each firm under perfect competition is a price taker. Yani it cannot set its own price. But therefore the firm faces a perfectly elastic demand curve, which is horizontal straight line at the market price. This one, okay? It's perfectly elastic. Where marginal revenue is equal to average revenue is equal to price. And this is how the price is determined, through the intersection of the demand and supply. This is for the entire industry and this is for the individual firm. And therefore, industry under perfect competition, very important from the MCQ perspective, that industry under perfect competition becomes price maker. पूरा इंडस्ट्री मिलके प्राइस सेट करता है, while individual firm under a perfect competition becomes a price taker. कि उनको वही प्राइस लेना पड़ेगा जो कि इंडस्ट्री ने सेट किया है. दे हैव टू चार्ज बाय व्हाट अदर्स आर चार्जिंग, बाय व्हाट देयर कंपेटिटर्स आर चार्जिंग. आई होप दैट इज क्लियर. नाउ वंस द प्राइस हैज बीन डिटरमाइंड फॉर अ फर्म, एक बार प्राइस निकल जाए तो उसके बाद फर्म कितने टाइप के प्रॉफिट्स को इनकर कर सकता है. हमने ऑलरेडी इसके बारे में जब एमआरएमसी अप्रोच कर रहे थे तब किया था, दैट कितना टाइप्स ऑफ प्रॉफिट एक इंडिविजुअल फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन कैन मेक. 3, राइट, 3. या तो नेगेटिव प्रॉफिट जिसको आप लॉस बोल सकते हो, या तो जीरो प्रॉफिट जिसको आप नॉर्मल प्रॉफिट भी बोल सकते हो. आप नॉर्मल प्रॉफिट बोलो, चाहे आप ब्रेक इवन बोलो, चाहे आप नो प्रॉफिट नो लॉस बोलो, ऑल मीन्स द सेम थिंग, राइट, नो प्रॉफिट नो लॉस. या फिर पॉजिटिव प्रॉफिट जिसको आप प्योर प्रॉफिट भी बोल सकते हो, या जिसको आप सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी बोल सकते हो.
ठीक है, या अब नॉर्मल प्रॉफिट भी बोल सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। ठीक है, ये 3 टाइप के प्रॉफिट्स आ सकते हैं, बट ये तीनों टाइप के प्रॉफिट आने के लिए भी एमआरएमसी अप्रोच के हिसाब से कॉमन कंडीशंस आर देयर फॉर ऑल 3 सिनेरियोज व्हिच हैज टू बी गिवन। एंड व्हाट आर दोस कॉमन कंडीशन? आई वुड राइट कॉमन कंडीशन, ठीक है, for all 3 scenarios, and that common condition is condition number 1, which was your necessary condition for profit, and that was कि एक पॉइंट पे तो MR इक्वल MC होना ही चाहिए। आई होप आपको याद है दैट MR इक्वल MC अप्रोच में हमने किया था, MRMC अप्रोच में, कि फर्स्ट कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन फॉर प्रॉफिट इज दैट चाहे लॉसेस फ्रीज करने के लिए या प्रॉफिट को फ्रीज करने के लिए MR शुड बी इक्वल टू MC। बट सफिशिएंट कंडीशन या कंडीशन नंबर 2 for profit maximization was that MC should cut MR from below, right? मैं यहां पे एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको याद दिला दे रहा हूं। This was your price equal AR equal MR under perfect competition, and this is how your MC curve looked like, right? यहां हमें पहले लॉस हो रहा था, एंड देन यहाँ पे लॉसेस फ्रीज हो रहे थे, एंड देन यहाँ हमें प्रॉफिट आ रहा था। क्यों यहाँ लॉस हो रहा था? बिकॉज MR वाज लेस देन MC। यहाँ पे क्यों प्रॉफिट हो रहा है? बिकॉज MR इज ग्रेटर देन MC, एंड ये पॉइंट था आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, Q0 लेवल, जहां पे MR वाज इक्वल टू MC, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट बुक हो गए थे, राइट? एंड उसके बाद वापस से लॉस आ रहा था। तो ये दो कंडीशन जो है ये कॉमन है। अब ये दो कंडीशन होने के बाद लॉस का, नॉर्मल प्रॉफिट का या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का कंडीशन क्या आएगा? सबसे पहले शुरू करते हैं लॉस के साथ, राइट? एक फर्म को लॉस कब होगा? जब फर्म एक ऐसा प्राइस चार्ज कर रहा है विच इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, यानी उसका पर यूनिट रेवेन्यू। हमने रेवेन्यू चैप्टर में किया था दैट प्राइस और एवरेज रेवेन्यू सेम होता है। सो फर्म एक ऐसा प्राइस चार्ज कर रहा है, यानी कि एवरेज रेवेन्यू, जो कि एवरेज कॉस्ट से अगर कम हो, लेस देन एवरेज कॉस्ट, तो इन दैट केस लॉस हो जाएगा, राइट? बट जब MRMC अप्रोच कर रहे थे तो हमने वहां पे एक और कंडीशन किया था, हमने टाइप्स ऑफ लॉसेस भी बनाए थे कि अलग अलग सिनेरियो में किस किस टाइप का लॉस होता है, जिसमें से एक कंडीशन निकला था कि भले ही एवरेज कॉस्ट से कम हो, लेकिन अगर प्राइस इज इक्वल टू AR इज ग्रेटर देन वेरिएबल कॉस्ट, यानी वेरिएबल कॉस्ट से अगर ज्यादा हो तो उसने पूरा वेरिएबल कॉस्ट तो कवर अप कर लिया एंड कुछ पार्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट भी कवर अप किया, जिसकी वजह से डिस्पाइट मेकिंग लॉसेस स्टिल वी विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस। ठीक है, नुकसान होने के बावजूद भी हम लोग प्रोडक्शन कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये नहीं समझ में आया है, आप प्लीज MRMC अप्रोच को जाके देखिए, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम वाला देख के आइए, एंड उसके बाद कम बैक टू दिस चैप्टर, क्योंकि एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड इन इकोनॉमिक्स। आपका पिछला चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको अगला चैप्टर नहीं समझ में आएगा। दैट इज हाउ इकोनॉमिक्स इज, and that is how it is to be studied, because all the chapters get interconnected. ठीक है, so this is my condition for loss कि अगर P equal AR will be less than AC but at least greater than ABC, then despite losses we can continue production. ठीक है, now talking about second, which is normal profit. ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट या जीरो प्रॉफिट। जीरो प्रॉफिट कब आएगा? जब फर्म एक ऐसा प्राइस चार्ज करे विच इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, price is equal to average revenue which is just covering up its entire average cost। अगर आपके दोनों फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट कवर अप हो गए, if AR becomes equal to AC, मैंने 10 रुपए चार्ज किया प्रोडक्ट के लिए और मेरा 10 रुपए कॉस्ट है, मेरा कॉस्ट पूरा कवर अप हो गया, तो ना मेरे को प्रॉफिट हुआ ना मेरे को लॉस हुआ, एंड दैट इज व्हाट इज रिगार्डेड एज नॉर्मल प्रॉफिट या ब्रेक इवन। ठीक है, AR equal to AC। एंड टॉकिंग अबाउट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या प्योर प्रॉफिट या अब नॉर्मल प्रॉफिट वो तब आएगा जब फर्म एक ऐसा प्राइस चार्ज करे विच इज इक्वल टू AR दैट विल बी ग्रेटर दैन AC।
अगर रेवेन्यू ज्यादा होगा कॉस्ट से, इफ एआर विल बी मोर देन एसी, आपको प्योर प्रॉफिट आएगा या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आएगा, ठीक है। अब इनको हम टीआरटीसी के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, जिसको हम लोग फैक्टराइजेशन करना बोलते हैं। आपको पता है ना कि हम लोग बहुत बार डिवाइडिंग बोथ साइड्स विद द सेम डिनोमिनेटर या मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद सम वेरिएबल हम लोग करते हैं। तो वैसे ही मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे फैक्टराइजेशन यूज करूं, वेर आई से फॉर ऑल थ्री कॉमन, ठीक है, सबके लिए कॉमन में कर रहा हूं, दैट इज मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विथ क्यू, दैट इज क्वांटिटी। अगर दोनों साइड को मैं क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या आएगा, मैं फटाफट से आपको फॉर्मूला लिख के दिखा दे रहा हूं। आई होप आपको याद है दैट ए आर इज इक्वल टू टी आर बाई क्यू, राइट, एंड ए सी इज इक्वल टू टी सी बाई क्यू, राइट, एंड ए वी सी इज इक्वल टू टी वी सी बाई क्यू, ठीक है। तो इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, यानी ए आर इंटू क्यू कर दूंगा तो टी आर आ जाएगा, ए सी इंटू क्यू कर दूंगा तो टी सी आ जाएगा, एबीसी इंटू क्यू कर दूंगा तो टीवीसी आ जाएगा। तो इन सबको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, लॉस से शुरू करते हैं, लाइक ए आर इंटू क्यू इज इक्वल टू, सॉरी, लेस देन ए सी इंटू क्यू, तो ये क्या बन जाएगा, ए आर इंटू क्यू विल बिकम टी आर, लेस देन ए सी इंटू क्यू बन जाएगा टी सी। सो लॉस का सिर्फ ए आर लेस देन ए सी नहीं, टी आर लेस देन टी सी भी कंडीशन है, कॉमन कॉमन कंडीशन निकला। एंड फॉर दूसरा के लिए अगेन, इफ ए आर इंटू क्यू ग्रेटर देन ए वी सी इंटू क्यू कर दे तो क्या आ जाएगा, टी आर ग्रेटर देन टी वी सी। So despite making losses, still we can continue production when AR is greater than ABC या when TR is greater than TVC, दोनों कंडीशन आप बोल सकते हो, ठीक है, ARAC के टर्म्स में भी और TRTC के टर्म्स में भी। सिमिलरली नॉर्मल प्रॉफिट के लिए यहाँ पे क्या करें हम लोग, इफ AR इंटू क्यू इज इक्वल टू AC इंटू क्यू, तो ये क्या बन जाएगा, TR इज इक्वल टू AC इंटू क्यू, दैट इज TC। सो ब्रेक इवन का एक और कंडीशन आया जहां पे TR इक्वल TC होता है एंड जहां पे AR इक्वल AC होता है, जो हमने TRTC अप्रोच में भी किया था, राइट। दो बार TR इक्वल TC था, सो दैट वाज ब्रेक इवन फॉर अस, नॉर्मल प्रॉफिट फॉर अस। एंड सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हो जाएगा AR इंटू क्यू ग्रेटर देन AC इंटू क्यू, तो क्या आ जाएगा, TR ये और ये हो जाएगा TC। सो प्रॉफिट का कंडीशन TR ग्रेटर देन TC भी होता है या AR ग्रेटर देन AC भी होता है। सो इस तरीके से मैथमेटिकली भी आप दूसरा कंडीशन भी निकाल के दिखा सकते हो कि खाली एवरेज के टर्म्स में नहीं, टोटल के टर्म्स में भी आपका लॉसेस वहां आएगा जहां पे TR इज लेस देन TC, नॉर्मल प्रॉफिट वहां आएगा जहां TR इज इक्वल टू TC, एंड सुपर नॉर्मल वहां आएगा जहां पे TR इज ग्रेटर देन TC। आई होप दैट इज क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए अब ग्राफ शुरू करते हैं समझना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट के साथ। नाउ सबसे पहले चाहे कोई भी टाइप का प्रॉफिट हो, नॉर्मल हो, सुपर नॉर्मल हो या लॉसेस हो, कॉमन कंडीशन हमेशा दीजिएगा, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन इज दैट MR should be equal to MC and sufficient condition is that MC should cut MR from below, ठीक है। एंड उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट का कंडीशन इज दैट फर्म का अगर प्राइस इक्वल AR इज इक्वल टू AC, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन को हमें सैटिस्फाई करना है, ठीक है, तीन कंडीशन को हमें सैटिस्फाई करना है। आइए ग्राफ बनाते हैं समझने के लिए। Y एक्सिस ओरिजिन, X एक्सिस, यहां आ जाएगा आउटपुट एंड यहां आ जाएगा प्राइस। आप प्राइस दिखाओगे क्योंकि प्राइस के साथ एसोसिएट कर रहे, ठीक है, प्राइस और एवरेज कॉस्ट। सबसे पहले हम लोग परफेक्ट कंपटीशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने सीखा कि परफेक्ट कंपटीशन में जो अपना प्राइस चार्ज होता है वो गिवन होता है, राइट। whatever is the price that is equal to average revenue and that is equal to marginal revenue as well, right। P equal AR equal MR under perfect competition, so मैं इसको मार्क कर दे रहा हूं P0, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट का कंडीशन बोलता है कि नॉर्मल प्रॉफिट वहां आएगा जहां पे
एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, यानी इन अदर वर्ड्स हमारा जो एवरेज कॉस्ट होगा वो कैसे जाएगा? क्या वो ऊपर से चला जाएगा? अगर ऐसे ऊपर से चला गया तो ये तो लॉस 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 ही हो गया, क्योंकि एआर तो नीचे रह गया, एसी ऊपर चला गया। क्या ये ऐसे नीचे से जाएगा? अगर नीचे से चल जाएगा तो मतलब तो एआर ग्रेटर दैन एसी हो गया, तो यहाँ पे तो प्रॉफिट आ जा रहा है, सो प्रॉफिट तो हमें दिखाना नहीं है। देयरफॉर एआर इक्वल टू एसी मतलब हो जाएगा कि एवरेज कॉस्ट का जस्ट टैंजेंट होते हुए जाएगा एवरेज रेवेन्यू के, ठीक है? एवरेज कॉस्ट कर्व विल जस्ट बी टैंजेंट ओवर योर टैंजेंशियल पॉइंट, राइट? तो इस पॉइंट पे क्या कंडीशन निकला? दैट ओवर योर एआर इज इक्वल टू एसी। अभी हमें दो कंडीशन और सैटिस्फाई करने हैं, यानी एमआर इक्वल एमसी एंड एमसी शुड कट एमआर फ्रॉम बिलो। नाउ एमसी कर्व बनाने के लिए आप कॉस्ट चैप्टर में जब आपने एसी और एमसी सीखा था तो आप याद करो कैसा रिलेशन था, दैट मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट से कट करता है, राइट? मार्जिनल कॉस्ट इंटरसेक्ट्स एवरेज कॉस्ट फ्रॉम इट्स मिनिमम पॉइंट। तो इसीलिए आप एवरेज कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट को खोजोगे, जो कि है आपका ये वाला पॉइंट, राइट? एंड इस मिनिमम पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हुए ऊपर चला जाएगा। तो क्या देखो, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमारा पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम भी आएगा, क्या सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं? क्या पॉइंट ई पे एमआर इज इक्वल टू एमसी? यस, एमआर इज इक्वल टू एमसी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि इस लेवल ऑफ आउटपुट पे Q0 पे। क्या इस पॉइंट पे MC हैज कट MR फ्रॉम बिलो? यस, MC हैज कट MR फ्रॉम बिलो, मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को बिलो से कट किया है। एंड क्या इस पॉइंट पे एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट? यस, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इस पॉइंट पे। एंड देयरफॉर ये पॉइंट जो है ये डिपेक्ट कर रहा है कि ये हमारा ब्रेक इवन है, ठीक है? ये हमारा ब्रेक इवन है, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं इस पॉइंट पे, ठीक है? अच्छा, मैंने उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट क्यों मार्क किया है? क्योंकि आपको याद होगा ये है एमआर कर्व विच इज इक्वल टू एआर एंड विच इज इक्वल टू प्राइस, जो हमने सीखा था, और ये था मार्जिनल कॉस्ट कर्व। इक्विलिब्रियम वहां आता है जहां पे मार्जिनल कॉस्ट वाज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, राइट? सो इसी पॉइंट पे अगर आप रेड वाला लाइन को ध्यान से देखो, जो कि ऑरेंज लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, ऑरेंज लाइन इज एमआर एंड पिंक लाइन इज एमसी, तो इसी पॉइंट पे MC इज कटिंग MR फ्रॉम बिलो, सो दैट इज व्हाई इट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है? आई होप दैट इज क्लियर। तो ये बन गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। चलिए आगे मूव करते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, अब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन क्या है? नेसेसरी कंडीशन इज दैट MR should be equal to MC, right? Necessary condition is MR should be equal to MC. Sufficient condition क्या है? MC should cut MR from below, नीचे से कट करेगा मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू को। एंड तीसरा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट SNP का कंडीशन क्या है? व्हेन प्राइस इक्वल AR, एक ऐसा एवरेज रेवेन्यू चार्ज हो रहा है which is greater than average cost, right? Which is more than average cost, तो वहां आएगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। आइए चलिए इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। वंस अगेन y एक्सिस ओरिजिन, x एक्सिस यहां आ गया आपका आउटपुट, यहां आ गया आपका प्राइस। नेक्स्ट, प्राइसेस कैसे होते हैं? वी नो दैट प्राइसेस अंडर परफेक्ट कंपटीशन आर गिवन, so our price is equal to average revenue is equal to marginal revenue, right, at P0. नाउ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट के लिए कंडीशन क्या बोलता है कि एवरेज रेवेन्यू शुड बी ग्रेटर दैन एवरेज कॉस्ट। सो मतलब एवरेज कॉस्ट जो है वो कहां से जाएगा? वो इस तरीके से यहां से नीचे से कट करते हुए जाएगा, राइट? दिस इज हाउ माय एवरेज कॉस्ट विल लुक लाइक, क्योंकि यहां हमें लॉस हो रहा है एंड देन हमें प्रॉफिट आ जा रहा है, प्रॉफिटेबल जोन आ जा रहा है। उसके बाद दो और कंडीशन सेटिस्फाई करने, दैट MR इक्वल MC एंड MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो,
तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वी नो दैट मार्जिनल कॉस्ट कर्व एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट से कट करते हुए ऊपर जाता है. सो दिस इज हाउ योर मार्जिनल कॉस्ट विल लुक लाइक, द ब्लू लाइन, राइट. उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट मार्क करना है. यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा आएगा, वी नो दैट इक्विलिब्रियम वहां आता है जहां पे एम आर इक्वल एमसी होता है. तो एम आर इक्वल एमसी कहां हुआ है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, राइट. इस पर्टिकुलर पॉइंट पे गलती से इसको इसको मत मार्क कर दीजिएगा, नहीं तो आपको रॉन्ग मिल जाएगा, ठीक है. प्लीज टेक नोट ऑफ दैट. सो इक्विलिब्रियम पॉइंट मिला. उसके बाद यहां से हम लोग गिराएंगे आउटपुट लेवल. तो ये हमने गिरा दिया आउटपुट लेवल Q0. नाउ इस लेवल ऑफ आउटपुट पे यानी OQ0 पे एवरेज रेवेन्यू कितना है, एवरेज रेवेन्यू इज OP0. एंड ठीक इसी लेवल ऑफ आउटपुट पे अगर मैं आपसे पूछूं कि एवरेज कॉस्ट कितना है, एवरेज कॉस्ट कितना है, तो आप बोलोगे इस लेवल पे अगर प्राइस इतना है यानी ये मेरा एवरेज रेवेन्यू है, तो ठीक इस लेवल ऑफ आउटपुट पे एवरेज कॉस्ट इतना आ रहा है, राइट. इसका नाम दे देता हूं एज पॉइंट ए. सो दिस मच इज माय एवरेज कॉस्ट उस लेवल ऑफ आउटपुट पे. तो आप देख पा रहे हैं कि एवरेज कॉस्ट नीचे है, एवरेज रेवेन्यू ऊपर है. तो ये जो हमें डिफरेंस मिल गया, ये जो हमें गैप मिल गया, ये गैप रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, राइट. इसका भी नाम दे देता हूं बी. सो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इज रिप्रेजेंटेड बाय P0EAB. That shaded region P0EAB represents your supernormal profit, जहां पे हमारे सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं. आइए देखते हैं कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं. एमआर इक्वल एमसी क्या है, हाँ है. इस पॉइंट पे एमआर इक्वल एमसी है. क्या एमसी हैज कट एमआर फ्रॉम बिलो, जी हाँ. मार्जिनल कॉस्ट ने मार्जिनल रेवेन्यू को बिलो से ही कट किया है. एंड क्या उसी पॉइंट पे जहां पे इक्विलिब्रियम आ रहा है एमआर इक्वल एमसी, क्या एआर ग्रेटर देन एसी है, जी हाँ. इस इक्विलिब्रियम पे एआर ऊपर है एंड एसी नीचे है. So this is my supernormal profit represented by EA का gap, ठीक है. This is my SNP. I hope that is clear, समझ में आ गया होगा, ठीक है. And if you are liking my content then please थोड़ा like, subscribe, share कर दीजिए. कुछ comment, अच्छे अच्छे comment लिख दिया करिए because I read all of your comment and आपके comment से मुझे motivation मिलता है to bring out such quality explanation, ठीक है. And चलिए moving towards the last one which is my losses. Now लॉसेस के लिए सेम, सबसे पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन विच इज नेसेसरी कंडीशन. नेसेसरी कंडीशन क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू शुड बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. सेकंड सफिशिएंट कंडीशन विच इज एमसी शुड कट एमआर फ्रॉम बिलो, राइट. थर्ड कंडीशन विच इज माय कंडीशन फॉर लॉस, एंड लॉस का कंडीशन होगा इफ प्राइस इक्वल एआर is less than AC, but despite making losses, to continue production, despite making losses, we know that price equal AR should be at least greater than AVC. वेरिएबल कॉस्ट से ज्यादा होगा तो हम लोग प्रोडक्शन कर पाएंगे. सो चार कंडीशन निकल रहे, ठीक है. आइए इसको प्लॉट करते हैं एंड समझते हैं कि क्या होगा. ये हो गया y एक्सिस ओरिजिन, x एक्सिस यहां आ गया आउटपुट, यहां आ गया आपका प्राइस. नाउ वी नो दैट prices under perfect competition are given, so P equal AR equal MR, right. P0 इसको मैं लिख देता हूं. नाउ लॉस के लिए बोलता है दैट इफ AR इज लेस देन AC, यानी कि हमारा एवरेज कॉस्ट कर्व जो है वो कैसे जाएगा लॉस के लिए, वो इस तरीके से ऊपर चला जाएगा, राइट. यानी लॉस 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 ही आ रहा है हमें. उसके बाद लेकिन टू कंटिन्यू प्रोडक्शन वी नो दैट AR शुड बी ग्रेटर देन AVC. अच्छा मैं आपको कॉस्ट याद दिला दूं कि AC और AVC कर्व कैसे बनता है. आपको याद है, ये था आपका AVC कर्व एंड ये था आपका AC कर्व. द डिस्टेंस बिटवीन AC एंड AVC कर्व डिक्रीजेस
with the increase in output. ठीक है, सो एबीसी कर्व कैसा बनेगा? एबीसी कर्व ऐसा बनेगा, देखिए क्या आपको दिख रहा है कि गैप जो दोनों के बीच का है एसी और एबीसी का वो कम होते जा रहा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट विच कंटिन्यूअसली डिक्रीज्ड बिकॉज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वाज कांस्टेंट इन शॉर्ट रन। आप देख रहे हैं सब इंटरकनेक्ट हो जा रहा है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट था शॉर्ट रन में बोल के एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज हो रहा था। एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होता है बोल के एवरेज वेरिएबल और एवरेज कॉस्ट का डिस्टेंस भी जो है वो भी कम होते जाता है, डिक्रीज होते जाता है। ठीक है, सो यहां पे आप देखिए जो हमारा प्राइस है, जो हमारा एवरेज रेवेन्यू है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर है बट एवरेज टोटल कॉस्ट के नीचे है। तो नुकसान तो हो रहा है बट डिस्पाइट मेकिंग लॉसेस वी कैन कंटिन्यू प्रोडक्शन क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। चलिए अब बनाएंगे मार्जिनल कॉस्ट। वी नो दैट मार्जिनल कॉस्ट दोनों एवरेज वेरिएबल और एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट से कट करते हुए जाता है, राइट? सो मार्जिनल कॉस्ट विल बी लाइक दिस, इंटरसेक्टिंग फ्रॉम द मिनिमम पॉइंट। उसके बाद इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां आएगा? इक्विलिब्रियम वहां आता है जहां पे एम आर इज इक्वल टू एमसी। तो एम आर इक्वल एमसी वाला पॉइंट खोजिए। दिस येलो लाइन इज माई एम आर एंड दिस ब्लू लाइन इज माई एमसी। सो ये पॉइंट होगा आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट? यहां से आप आउटपुट को करो ड्रॉप, तो ये आउटपुट को किया मैंने ड्रॉप Q0 लेवल। अब यहां पे AR इज P0, ठीक इसी लेवल ऑफ आउटपुट पे AC कितना है? ठीक इसी आउटपुट पे, तो AC इस तरीके से ऊपर है, राइट? इस लेवल ऑफ आउटपुट पे AC यहां ऊपर पे है, तो इसको कुछ मार्क कर लेते हैं एज पॉइंट ए एंड दिस वन एज पॉइंट बी। तो आप देख पा रहे हैं कि एवरेज कॉस्ट ऊपर है, एवरेज रेवेन्यू नीचे है। मतलब ये जो हमारा शेडेड रीजन मिला ये हमें लॉस दे दे रहा है, राइट? हमें नुकसान आ रहा है, रिप्रेजेंटेड बाय गैप ए टू ई। दिस इज माय लॉस। बट अगर मैं आपसे पूछूं इसी लेवल पे एवीसी कितना है, एवीसी कितना है, तो आप बोलोगे इस इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट पे एवीसी इतना है, राइट? मैं इसको नाम दे दे रहा हूं एज से पॉइंट आर, ठीक है? एवीसी के लिए पॉइंट आर जो कि इस लेवल पे आ रहा है, राइट? एवीसी। तो आप देख पा रहे हैं कि AR इज मोर देन एवीसी बट लेस देन एसी। AR is more than AVC, but AR is less than AC. And that is why despite making losses, it can still continue production because AR is greater than AVC. I hope that is clear. अगर आपको नहीं समझ में आया है आप रिवाइंड करिए, दोबारा देखिए, जब तक आपके दिमाग में नहीं बैठता है इसको कंटिन्यूअसली कोशिश करिए एंड विथ प्रैक्टिस डायग्राम बनाते बनाते आपको अपने आप समझ में आएगा। प्रोवाइडेड योर कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम कॉस्ट एंड रेवेन्यू एनालिसिस एंड प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज क्लियर। अगर चैप्टर 8 और चैप्टर 10 क्लियर है तो आप चैप्टर 11 अपने आप ही कर लोगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे, ठीक है? सो आई होप दैट इज क्लियर and moving towards the last topic of this chapter, which is derivation. ठीक है, derivation of short run supply curve of a firm under perfect competition. नाउ जिन लोगों ने मेरा सप्लाई का वीडियो देखा होगा उनको याद होगा कि जब मैं रीजंस फॉर अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व पढ़ा रहा था तो वहां पे एक पॉइंट था विच इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल के, उसको मैंने पेंडिंग छोड़ दिया था। इसलिए क्योंकि मैंने कहा था कि जिस दिन आपका कॉस्ट रेवेन्यू प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम और डिटर्मिनेशन चैप्टर हो जाएगा उस दिन आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो इन टोटल 3 पॉइंट्स थे रीजंस फॉर अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व के, कि सप्लाई कर्व क्यों ऐसे ऊपर स्लोप करता है। एक तो था प्रॉफिट मार्जिन, हायर इज द प्राइस हायर इज द प्रॉफिट, सो हायर विल बी द सप्लाई। दूसरा था इंक्रीज इन प्रोड्यूसर्स, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स या फर्म, कि जब भी प्राइस बढ़ता है तो नए फर्म्स अट्रैक्ट होंगे इंडस्ट्री में एंड they will join the industry and start the production of that particular good जिसका prices high हो रहा है, and that is why market supply is gonna increase. एक और रीजन था जो कि पेंडिंग रखा था और वो था रीजन नंबर 3 which is increase in
मार्जिनल कॉस्ट। नाउ क्योंकि आपने चैप्टर 8 कर लिया है एंड अब आप जानते हो कि मार्जिनल कॉस्ट जो है एक पॉइंट के बाद यू शेप होता है, राइट? यानी मार्जिनल कॉस्ट एक पॉइंट के बाद इंक्रीज करने लग जाता है। अगर मैं आपसे रीजन पूछूं क्यों, तो आप बोलोगे डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग रिटर्न की वजह से, which was associated with chapter 7. Due to decreasing return, eventually marginal costs start to rise. Therefore, फर्म को क्या करना पड़ेगा? हर लेवल पे मार्जिनल कॉस्ट को कवर अप करने के लिए, यानी अपने एडिशनल कॉस्ट को कवर अप करने के लिए प्राइसेस बढ़ाना पड़ेगा, ताकि वो अपना एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कवर अप कर सके। तभी वो ज्यादा सप्लाई देगा मार्केट को। आइए इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में। वाई एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस यहां मैं ले लेता हूं आउटपुट, यहां मैं ले लेता हूं प्राइस, ठीक है। साइमल्टेनियसली मैं एक और क्वाड्रेंट बनाऊंगा बगल में, क्योंकि मैं सप्लाई कर्व भी दिखाना चाहूंगा इसीलिए। अच्छा, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, अभी इसका कोई काम नहीं है, ताकि थोड़ा नीटनेस दिखे ग्राफ में, ठीक है। वाई एक्सिस ओरिजिन, एक्स एक्सिस क्वांटिटी एंड प्राइस। चलिए, बेसिकली हमने अभी तक जो भी सीखा है हम लोग सब कंबाइन करने वाले हैं। तो आइए कंबाइन करते हैं। हम लोग जानते हैं ये है हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, राइट। उसके बाद वी नो दैट एवरेज कॉस्ट जो होता है, एवरेज कॉस्ट जो होता है, या एवरेज कॉस्ट जो होता है वो भी यू शेप ही होता है, बट अबव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि उसमें एवरेज फिक्स कॉस्ट भी है। एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस कम इसीलिए होते जाता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट विच कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस। उसके बाद हम लोग दूसरा चीज जानते हैं कि इन दोनों के मिनिमम पॉइंट से मार्जिनल कॉस्ट ऐसे इंटरसेक्ट करते हुए, कट करते हुए ऊपर जाता है, राइट। सो दिस इज माय मार्जिनल कॉस्ट, द ब्लू लाइन, ठीक है। तो मान लीजिए, अब स्टार्ट करते हैं समझना। मान लीजिए फर्म एक ऐसा प्राइस चार्ज कर रहा है, ठीक है, फर्म एक ऐसा प्राइस चार्ज कर रहा है विच इज ओवर हियर P0। तो आप क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारा प्राइस इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू जो है, यानी जो हमारा एवरेज रेवेन्यू है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के भी नीचे है, राइट। AR इज लेस दैन एवीसी। MRMC अप्रोच में आपने सीखा था ना कि अगर फर्म अपना वेरिएबल कॉस्ट तक को कवर अप नहीं कर पाएगा, यानी इफ AR विल बिकम लेस देन एवीसी, देन द फर्म विल डिसाइड टू क्लोज डाउन, ठीक है, क्लोज डाउन। क्योंकि प्रोडक्शन करने में लॉसेस ज्यादा हो रहा है दैन कीपिंग अ शट डाउन, एंड देयरफॉर फर्म डिसाइड्स टू क्लोज डाउन, यानी फर्म विल क्विट द इंडस्ट्री। सो इतना तो समझ में आया कि कोई भी प्राइस, फर्म का कोई भी प्राइस जो कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बिलो होगा, फर्म वहां पे ऑपरेट ही नहीं करेगा, करेक्ट। सो फर्म विल नॉट बिलो एनी पॉइंट बिलो द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, बिकॉज इट विल लीड टू क्लोज डाउन। सो स्टार्टिंग विथ अगेन द फर्स्ट लेवल ऑफ प्राइस। सो मान लीजिए फर्म एक ऐसा प्राइस चार्ज कर रहा है जो कि जस्ट टैंजेंट है इस तरीके से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के साथ, P0, ठीक है। P इक्वल AR इक्वल MR, एंड यहां पे जो AR है इट इज जस्ट इक्वल टू AVC। क्या आप देख पा रहे हैं कि खाली वेरिएबल कॉस्ट से टैंजेंट है। So we have done this in MRMC approach कि if AR is equal to AVC, then it will lead to a shutdown, right? Firm decides to keep a shutdown. Shutdown means production नहीं करेगा, सोचेगा, it will think कि प्रोडक्शन करना है कि नहीं करना है। बट हो सकता है बहुत सारे फर्म यहाँ से प्रोडक्शन स्टार्ट कर दे, तो ये मेरा पहला इक्विलिब्रियम में मान लूंगा E0, ठीक है। उसके बाद अभी अभी हमने सीखा कि अगर फर्म एक ऐसा प्राइस चार्ज करे समवेयर यहां पे P1 इक्वल टू AR1 इक्वल टू MR1, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है कि जो एवरेज रेवेन्यू है वो एवरेज कॉस्ट के तो नीचे है, अब देखिए एवरेज कॉस्ट के तो नीचे है, बट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर है। सो AR इज लेस देन AC,
सो इसकी वजह से हो रहा है लॉस, बट सिंस AR is greater than AVC, therefore despite losses we can continue production. मतलब कोई भी प्राइस जो एवरेज वेरिएबल के अबव वाले जोन में जाएगा हम लोग वहां पे प्रोडक्शन कर सकते हैं, भले लॉस हो रहा हो, ठीक है, बिकॉज फर्म इज एबल टू कवर अप इट्स एंटायर वेरिएबल कॉस्ट एट द सेम टाइम सम पार्ट ऑफ द फिक्स्ड कॉस्ट एज वेल. गॉट इट. उसके बाद तीसरा, मान लीजिए फर्म अगर ये लेवल ऑफ प्राइस चार्ज करे, ठीक है, फर्म अगर ये लेवल ऑफ प्राइस चार्ज करे जहां पे वो सिर्फ एवरेज कॉस्ट से ही इक्वल है, टैंजेंट है. मैं इसको मिटा देता हूं. सो मैं इसको P2 ले लेता हूं. P2 इज इक्वल टू AR2 इज इक्वल टू MR2. यहां पे क्या देख पा रहे हैं कि एवरेज रेवेन्यू इज जस्ट इक्वल टू एवरेज कॉस्ट. तो हमने क्या सीखा है कि एवरेज रेवेन्यू अगर इक्वल टू होगा E1 और E2, ठीक है, इक्विलिब्रियम सारे मार्कों में जहां पे MR इक्वल MC है. सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग ब्रेक इवन बोलेंगे या नॉर्मल प्रॉफिट बोलेंगे, राइट. दिस इज माय नॉर्मल प्रॉफिट इफ AR इज इक्वल टू AC. हमने अभी किया, अभी सीखा. एंड उसके बाद कोई भी लेवल ऑफ प्राइस पे अगर प्राइस ऊपर चला जाएगा, मान लीजिए एट P3, सो P3 इक्वल AR3 इक्वल MR3, यानी AR इज ग्रेटर देन AC, तो फिर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, राइट. SNP सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा. एंड यहां मैं मार्क कर दूंगा E3. इक्विलिब्रियम्स वहां मार्क होंगे जहां पे MR इक्वल MC हो रहा है हर बार, ठीक है, लाइक MR इज इक्वल टू ब्लू लाइन MC, तो यहाँ इक्विलिब्रियम आया. अगेन MR इज इक्वल टू MC ब्लू लाइन इक्विलिब्रियम आया. MR इज इक्वल टू MC इक्विलिब्रियम आया. MR इज इक्वल टू MC इक्विलिब्रियम आया, राइट. तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्ट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जो उसका ऊपरी हिस्सा है इट स्टार्ट्स टू इंक्रीज, राइट, यानी ये वाला पार्ट it starts to increase, it starts to rise. So firm will have to increase the price in order to cover up the additional marginal cost, right. फर्म को बार बार प्राइस बढ़ाना पड़ेगा अपना एडिशनल मार्जिनल कॉस्ट कवर अप करने के लिए, ताकि हर लेवल पे वो एक एक कॉस्ट एलिमेंट को कवर अप करते जाए. जैसे यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कवर अप किया, फिर उससे ऊपर थोड़ा सा फिक्स कॉस्ट भी कवर अप किया, यहाँ आते आते पूरा फिक्स कॉस्ट कवर अप किया, एंड उसके बाद प्रॉफिटेबल जोन में चला गया. सो फर्म हैज टू इंक्रीज द प्राइस इन ऑर्डर टू कवर अप इट्स एंटायर कॉस्ट एलिमेंट, ताकि वो मार्केट को ज्यादा सप्लाई दे पाए. तो क्या आपको ये सप्लाई कर्व जैसा नहीं दिख रहा है थोड़ा बनते हुए? तो इसी को अगर मैं यहां पे एक्सटेंड करते जाऊं, इसको मैं यहां पे अगर एक्सटेंड करते जाऊं इस तरीके से, ये प्राइस लेवल को, इस प्राइस लेवल को, इस प्राइस लेवल को एंड इस प्राइस लेवल को, ठीक है, एंड मैं अपना पोजीशन देख लूं कि कहां कहां क्या क्या आ रहा है. Q0, Q1, Q2 एंड Q3, ठीक है. मैं यहाँ पे भी मार्क कर लेता हूं एक अंदाज से डिस्टेंस लेके कि यहाँ आएगा Q0, फिर यहाँ आ रहा है Q1, फिर यहाँ आ रहा है Q2 एंड यहाँ आ रहा है Q3, राइट. तो इसको मैं अगर मार्क कर लूं अलग अलग पॉइंट्स पे, अलग अलग पॉइंट पे, ये हो गया Q0 का पॉइंट, ये हो गया Q2 का पॉइंट, ये हो गया Q3 का पॉइंट, और ये हो गया Q4 का पॉइंट. तो क्या आप देख पा रहे हैं कि हमें एक सप्लाई कर्व जो कि पॉजिटिवली स्लोपिंग जाता हुआ दिखाई दे रहा है, सप्लाई कर्व ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है. और इसका कारण क्या निकला? इसका कारण निकला इंक्रीज इन मार्जिनल कॉस्ट. सो वी सॉ दैट मार्जिनल कॉस्ट ड्यू टू डिक्रीजिंग रिटर्न आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम स्टार्ट्स टू इंक्रीज. So firm will have to increase the price in order to cover up the additional marginal cost so that it can cover up each and every step of shutdown. Then thoda thoda losses cover up karke, then firm will move towards break even, and then firm will go towards supernormal profit. Right? So supply curve positively sloping इसीलिए है क्योंकि जब प्राइस बढ़ेगा तो फर्म अपना एडिशनल मार्जिनल कॉस्ट को कवर अप करेगा एंड प्रॉफिटेबल जोन में आएगा, तभी फर्म ज्यादा सप्लाई देगा मार्केट को. सो दिस वाज योर डेरिवेशन ऑफ शॉर्ट रन सप्लाई कर्व अंडर परफेक्ट कंपटीशन.
सो आपको क्या समझ में आया? इस ग्राफ का कंक्लूजन क्या निकला? इस ग्राफ का कंक्लूजन ये निकला कि पहला ग्राफ को अगर हम लोग देखें तो उससे ये समझ में आता है दैट द अपर पैनल, ठीक है, अपर पैनल यानी ऊपरी हिस्सा ऑफ मार्जिनल कॉस्ट विच लाइज अबव, वेरी इंपॉर्टेंट, विच लाइज अबव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से बिलो तो फर्म ऑपरेट ही नहीं करेगा, क्लोज डाउन हो जाएगा. सो अपर पैनल, मार्जिनल कॉस्ट का ऊपरी हिस्सा, अपर पैनल ऑफ मार्जिनल कॉस्ट विच इज अबव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज द सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म, ठीक है, इज द सप्लाई कर्व ऑफ अ फर्म. आई होप दैट इज क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा. सो विद दिस वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर. अब देख लीजिए मैंने आपको सब करा दिया कि नहीं. प्रॉफिट सिनेरियो क्या क्या हो सकते हैं, सुपर नॉर्मल, नॉर्मल, लॉसेस जो मैंने बता दिया, कंडीशन बता दिए. कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इज एमआर इक्वल एमसी, एमसी शुड बी राइजिंग, दैट इज एमसी शुड कट एमआर फ्रॉम बिलो. तीन कंडीशन होना चाहिए कि या तो एआर ग्रेटर दैन एवीसी हो सकता है, इक्वल टू एवीसी हो सकता है, एटलीस्ट या तो ग्रेटर दैन एवीसी या इक्वल टू एवीसी हो इन ऑर्डर टू कंटिन्यू प्रोडक्शन, ठीक है. फिर नॉर्मल प्रॉफिट हमने कर लिया, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हमने कर लिया, लॉसेस भी हमने कर लिया विद कंडीशन, एंड हमने डेरिवेशन भी कर लिया कि फर्म का सप्लाई कर्व कैसे डिराइव होता है, ठीक है. अलग अलग लेवल पे क्या होगा कि E0 पे शट डाउन हो रहा है बिकॉज प्राइस इज जस्ट कवरिंग अप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, प्राइस इज इक्वल टू एवीसी, सो शट डाउन. ब्रेक इवन ऊपर हो रहा है, P1 पे ब्रेक इवन हो रहा है बिकॉज प्राइस इज इक्वल टू AC, एवरेज कॉस्ट कर्व, AC is equal to AR, ठीक है, all its cost. एंड सुपर नॉर्मल इसीलिए हो रहा है बिकॉज AR is greater than AC. S का मतलब होता है शॉर्ट रन, ठीक है, दिस S stands for short run. नाउ अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो प्लीज आप मेरे ऐप को डाउनलोड करिए, RN ट्यूटोरियल, इफ यू आर एन एंड्रॉइड यूजर, एंड वहां पे ये एज अ पेड, ये नोट्स पेड है 249 रुपीज पे माइक्रो एंड 249 रुपीज पे मैक्रो, ठीक है. सो इन टोटल आपका 500 रुपीज में दोनों माइक्रो और मैक्रो के नोट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है. एंड इफ यू आर एन एंड्रॉइड यूजर देन आप क्लास प्लस को डाउनलोड करिए ऐप स्टोर से जाके, एंड मेरा ऑर्गेनाइजेशन कोड PLYMMV को पंचन करिए एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस these notes, ठीक है. You'll be able to purchase and access these notes. And with this we come to the end of our chapter 11 determination, completed, done, हो गया. अब बस chapter 9 बचा, that I'll be covering up in my next video. Till then, if you are liking my content, then please do like, share, subscribe. Keep smiling, keep studying. I'll see you in my next video. Take care. Bye bye.